सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों को सादर अभिनंदन। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे मन की और पारद की। जैसा मन चंचल है वैसा ही पारद चंचल है। यदि मन की चंचलता को समाप्त कर दिया जाए तो इस मन से मन चाह काम ले सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कार्य ले सकते हैं, क्योंकि सारी सिद्धियों का दाता ये मन ही है। यदि मन की चंचलता को समाप्त करके एकाग्रता में परिवर्तित कर दिया जाए तो इस मन के द्वारा असंभव से असंभव कार्य भी सिद्ध किए जा सकते हैं। जितनी भी साधनाएं हैं उनके बीच में केवल और केवल मन ही एक ऐसा कारक है जिसको मारने के कई तरीके बताए गए हैं। जो मंत्र है वह मन को ही एकाग्र करने का एक माध्यम है, और इसके बाद में जब मन आपका एकाग्र हो जाता है और जिस मंत्र का उच्चारण हो रहा होता है तदनुसार ही अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होने लग जाते हैं। यदि मन ही इधर उधर जाता रहे तो मंत्र जपने का फिर मतलब क्या रह गया। इसी प्रकार से पारद की चंचलता होती है। यदि पारद को सिद्ध करना है तो सबसे पहले इसकी चंचलता को समाप्त करना होगा। अगर पारद की चंचलता समाप्त नहीं हुई तो ये पारद फिर हमारे किसी काम का नहीं हो सकता है। इसलिए पारद का मारण और पारद का बद्धीकरण यानी कि उसको बांधना ये जरूरी है। इसके अलावा पारद की चंचलता केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि आप इसको बद्ध कर दें, बल्कि पारद की चंचलता वहां तक भी है कि जब आप अग्नि पर इसे किसी भी प्रकार से तपाते हैं और यह उड़ जाता है, कितना भी अच्छी गोली बना लें, पका लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब आप उसको चरख देते हैं और पारद उड़ जाता है, इसका अर्थ यह है कि वो सही तरीके से मरा ही नहीं था और सही तरीके से वो बद्ध भी नहीं हुआ था। क्योंकि यदि अणुओं के समायोजन से वह बद्ध हो चुका होता तो यह अग्नि पर उड़ता नहीं। और जिस डिग्री तक ताम्र, स्वर्ण इत्यादि धातुएं जाती हैं, रजत इत्यादि धातुएं जाती हैं, उस टेम्परेचर पर, उस तापमान पर यदि पारा नहीं ठहर रहा है तो इसका अर्थ एक ही है कि इसकी चंचलता भी खत्म नहीं हुई है। स्थूल नेत्रों से देखे जाने योग्य चंचलता तो उसकी आपने खत्म कर दी, परंतु सूक्ष्म रूप से उसकी चंचलता समाप्त नहीं हुई। यह इस प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति स्तोत्रों का पाठ करे, मंत्र का पाठ करे और मुंह में वह भगवान नाम का जप करे और मन में उसके विचार ही चलते रहें, मन में उसके कहीं कोई और भी तस्वीर बनती रहे, तो इसको कहते हैं आडंबर। और यदि पारद में ये चंचलता समाप्त नहीं हुई तो अभी तक का किया सारा श्रम नष्ट हो जाता है, वो सब का सब आडंबर की ही श्रेणी में आता है। इसलिए पारद को अच्छे तरीके से जब आप उसकी चंचलता को समाप्त कर देंगे तो पारद सिद्धि प्रदायक हो जाएगा। सिद्धि प्रदायक का अर्थ ये है कि फिर वह पारा किसी भी धातु के समकक्ष हो जाएगा। और पारे की ये विशेषता है कि जिस धातु को उसने स्पर्श किया है वो उसी के अनुरूप अपने आप को बना लेता है। इसीलिए कहते हैं ना आयुर्वेद में कि अगर स्वर्ण का बीज दिया तो स्वर्ण हो जाएगा, अगर रजत का बीज दिया तो रजत हो जाएगा। ये यही चीज है। पर अर्वाचीन काल में इस महत्व को और इस गहराई को लोग ध्यान नहीं दे रहे और अनाप शनाप तमाम वीडियो देख करके या कहीं से पढ़ करके वह कोई न कोई प्रयोग शुरू कर देते हैं। जब तक उसका बिल्कुल लास्ट क्रिया तक तो पारद रुका रहता है,
और लास्ट क्रिया होने के पश्चात फिर पता चलता है कि पारद तो धोखा दे करके उड़ गया। फिर निराशा हाथ में लगती है। ऐसे ही तमाम हजारों लाखों प्रकार के प्रयोग करके लोग धन का नाश कर रहे हैं। और पारा भी मुश्किल से 2.5-3 साल की बात है, तब ये 7,000-8,000 के बीच में इसकी कीमत थी। आज यह 25,000 को छू गया है। और कंपनियों के पारे की बात करें तो फिर वो तो 50,000, 60,000, 70,000 रुपये प्रति किलोग्राम उनका रेट हो गया है। किसी को कुछ मिले न मिले, पारा बेचने वालों का लाभ हो रहा है। तो यदि पारद की इन गोपनीय क्रियाओं को वास्तव में अंगीकार करना है, इसमें सिद्धि प्राप्त करनी है, पारद विज्ञान केवल आकर्षण की वस्तु नहीं है, बल्कि बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक इस पर काम करने की आवश्यकता है। और पारद को स्थूल जो रासायनिक पदार्थों से तो इसको बांधा ही जाता है, पारद के बंधन के मंत्र भी होते हैं। पारद सिद्धि के लिए मंत्र होते हैं। रसराज भगवान शिव जो सभी रसों के स्वामी हैं, उनकी वंदना करके, उनके मंत्रों का उच्चारण करके जब ये काम को शुरू करते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती ही है। कुछ लोग ये समझते हैं कि पारद एक धातु है और इस धातु की क्रियाओं को हम करते हैं, परंतु यहाँ अध्यात्म विज्ञान भी है। जब आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, आप आयुर्वेद के जो रस रसायन के ग्रंथ हैं उनको देख लीजिए, या कोई किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले जो कोर्स हैं उनमें भी जहाँ पारद का प्रकरण होगा, आप वहाँ पे उठा के देखिए तो उसमें दिया होगा कि रसायनशाला कैसे बनानी चाहिए, किस दिशा में भैरव की स्थापना होगी, किस दिशा में महाकाली की स्थापना होगी और किस दिशा में ऋषेश्वर पारद शिवलिंग की स्थापना होगी, ये तक लिखा है। तो जो लोग इस बात को कहते हैं कि पारद मात्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, तो वह लोग धोखे में हैं। और ऐसे लोगों को केवल और केवल असफलता ही हाथ लगती है। यदि किसी को लगी हो सफलता हाथ में तो वो बतावे, कह सकता है, कमेंट कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं सेखी बघारते रहते हैं, हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, लेकिन ये तो वो भी जानते हैं कि ऐसे नहीं होता। हमारे ही पिछले महीने के एक व्यक्ति थे जिन्होंने संपर्क किया था। उन्होंने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे बताया कि मैंने तो चांदी बना ली है, और वो भी बिना मंत्र के। काफी कुछ उन्होंने लिखा था। हो सकता है दैव योग से कोई ऐसा सुकर्म रहा होगा उनके जीवन में जिसकी वजह से कुछ हो गया, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम शॉर्टकट ना अपनावें, और जो विद्या जिस तरीके से लेनी है, जो विद्या जिस तरीके से सिद्ध करनी है, उसको उसी तरीके से किया जाए, तो ही आपको अनुषांगिक परिणाम मिलेंगे, वरना तो फिर सब कुछ हवा हवाई है। और पारद को हवा हवाई होने में देर नहीं लगती, ये सूक्ष्म तरीके से चला जाता है और आपको उसकी भनक तक नहीं लगती। इसके अलावा जो बार बार कहा जाता है कि मास्क बांधिए और आंखों में चश्मा लगा के रखिए और हाथ में जो है ग्लव्स का उपयोग करें, जो लोग इनका पालन नहीं करते हैं तो वह लोग नुकसान उठाते हैं। यदि पारद उड़ करके नाक के भीतर चला गया, आपके शरीर में चला गया, तो यह अशुद्ध पारद निश्चित रूप से नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा तो पहुंचाएगा नहीं। और
ये नेत्र ज्योति के लिए भी घातक हो सकता है। इसके साथ ही पारद का स्पर्श शरीर में होना और इसके बाद में सही तरीके से हाथ वगैरह न धोना, तो ये शरीर में कुष्ठ रोग का कारण हो सकता है। इसलिए पारद अगर अमृत है तो पारद ये विष भी है। बहुत ही सावधानी पूर्वक पारद पर काम करने की आवश्यकता है। कोई माने न माने, मुझे जो कुछ बताना होता है, जो कुछ कहना है मैं कहता हूँ, कोई उसको करे न करे ये उसकी मर्जी है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।